ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल की गई हैं मनी सेंट्रल में। शुरुआत एक रीट्स की खबर के साथ होगी। रीट्स वाले मांग रहे कर्ज। रीट्स को कर्ज की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानेंगे। छोटे उद्योगों को 45 दिन में पैसा देना क्यों नहीं चाहते निर्यातक। निर्यातकों ने कहा है ये अवधि बढ़ाई जाए। ऐसा क्यों कहा है, ये समझेंगे। चोरी करके बासमती उगा रहा पाकिस्तान, ये बड़ा रोचक मामला है। पाकिस्तान में जो बासमती उगाई जा रही है वो दरअसल चोरी की गई है। क्या है पूरा मामला, ये समझेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। मनरेगा की मजदूरी बढ़ने के क्या है मायने। सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया है। सारी सहमतियां, सारी ज़रूरी जो मंजूरी थी वो मिल गई हैं। तो कितनी मजदूरी बढ़ेगी और इसके मायने क्या हैं, ये समझेंगे। आर्थिक असमानता की खाई हुई गहरी, ये दिन की दूसरी बड़ी खबर है। चुनाव से ठीक पहले ये एक पेपर जारी हुआ है जिसमें ये सब कुछ पता चला है। क्या पेपर है, क्या कुछ पता चला है, क्या इसके मायने हैं, ये जानेंगे। और फेड की बैठक के नतीजों को कैसे समझा जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कल रात फेड की बैठक हुई। ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया गया, कम किया गया, स्थिर रखा गया। आगे बोला गया कि 3 ब्याज दरों में कटौती भी आ सकती है 2024 में। क्या कुछ फेड की बैठक से निकला, क्या कुछ उसका असर हुआ, क्यों सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर, ये सब कुछ चर्चा करेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। रीट्स बैंकों से सीधे कर्ज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन रीट्स एसोसिएशन यानी IRA ने कहा है कि मौजूदा समय में रीट्स बॉन्ड जारी कर सकते हैं या गैर बैंक कर्जदाताओं या म्यूचुअल फंड से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी बैंकों से कर्ज लेने की अनुमति नहीं है। IRA के चेयरमैन और एम्बेसी रीट्स के CEO अरविंद मैया ने कहा है कि बैंकों को ऐसा निकायों को कर्ज देने की अनुमति देने के लिए वे RBI के संपर्क में हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि बैंक भी अब सीधे सीधे रीट्स को कर्ज दें। सर, क्यों कर्ज लेने जा रहे हैं रीट्स, इसका निवेशकों के लिए क्या मतलब है? शुभम, ये खासी महत्वपूर्ण खबर है। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप अगर सामान्य निवेशक हैं और आपके पास ज़मीन मकान खरीदने की क्षमता नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा हिस्सा भी किसी रीट्स में खरीद सकते हैं और इस तरह से आप उस संपत्ति के परोक्ष मालिक हो जाएंगे। भारत में रियल एस्टेट के बाजार को, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाजार को और हाउसिंग के बाजार को इस तरह से भी विकसित करने की कोशिश की गई। पिछले 3-4 सालों में भारत में कुछ रीट्स आए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आए हैं, जहाँ छोटे छोटे निवेशक छोटे छोटे पैसे लगाकर किसी बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ले सकते हैं और ये लगभग कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड या ETF जैसी व्यवस्था में काम करते हैं। भारत में करीब जो अभी रीट्स हैं उनके पास 1.3 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, यानी इतनी संपत्तियां उनके पास हैं जिन्हें वो मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिछले सालों में। अब यहाँ मुद्दा दूसरा है जिसे लेकर वो सरकार के पास या RBI के पास पहुंचे हैं। रीट्स को म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस कंपनियों से तो कर्ज लेने की छूट है, जिसके लिए वो बॉन्ड जारी कर सकते हैं। मौजूदा नियम है सेबी का, जो रीट्स का रेगुलेशन है, उस हिसाब से करीब 49% तक पूरे रीट्स के हिस्से को लेवरेज किया जा सकता है, कर्ज के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बैंकों से सीधे बारोइंग की छूट नहीं है। यानी रीट्स कहीं बैंक के पास जाकर सीधा कर्ज नहीं ले सकती, जो कि एक सामान्य उद्यमी, उद्योग या बाकी लोग लेते हैं। अब भारत की रीट्स कंपनियां जो छोटे निवेशकों को रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जैसी, म्यूचुअल फंड नहीं पर रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जैसी सुविधाएं देती हैं, उन्हें अपनी संपत्ति का आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें ज़्यादा संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए और कारोबार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा पूंजी और पैसे की ज़रूरत है और इसे लेकर वो रिजर्व बैंक के पास पहुंचे हैं। भारत में भी इस समय जो 4 लिस्टेड रीट्स हैं, जो सूचीबद्ध रीट्स हैं, उनमें एम्बेसी पार्क है, माइंड स्पेस पार्क्स है, ब्रुकफील्ड रीट्स है और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है। इन ट्रस्ट ने मिलकर यह कहा है कि यदि उन्हें कर्ज लेने की सुविधा मिल जाएगी तो उनके कारोबार और आकार में बड़ी बढ़ोतरी होगी। और ये इसके पीछे एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी है कि हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में हमने देखा है, पिछले साल के उत्तरार्ध में देखा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ना शुरू हुई और रियल एस्टेट मार्केट में अब नए सिरे से, खासतौर से महंगे फ्लैट्स के बाजारों में डिमांड आनी शुरू हुई है। तो रीट्स के कारोबारी या रीट्स के कंपनियां अपने आप को इस निवेश के लिए तैयार करना चाहती हैं। निर्यातकों ने सरकार से MSME को बकाया बिल का 45 दिन के भीतर भुगतान करने के नियम से छूट देने की मांग की है। करीब 1.5 लाख निर्यातकों ने इस नए नियम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे उनकी लिक्विडिटी प्रभावित होगी, उन्हें पीछे से इतनी जल्दी भुगतान नहीं मिलता है, उसमें लंबा समय लगता है। ऐसे में 45 दिन के भीतर भुगतान करवाना
या कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। सर, क्यों ऐसी मांग हो रही है? और एमएसएमई तो बहुत छोटी पूंजी पर काम करते हैं, 45 दिन का नियम इसीलिए आया था, अब इसी से निर्यातक मना कर रहे हैं। देखिए, मामला बुरी तरह फंस गया है। कोविड के दौरान ये नियम बनाने की बात हुई थी और नियम बनाया गया था कि भारत में एमएसएमईज का या छोटे उद्योगों का जो भी आपूर्ति, जो भी सप्लाई जिसको जाती है, उसे 45 दिन के भीतर उसका पैसा मिल जाना चाहिए। अगर आप एमएसएमई उद्योग के बारे में जानते हैं, हम लोगों की चर्चाओं को सुनते हैं, तो भारत में छोटे उद्योगों की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके पास कैपिटल का साइकिल टाइम बहुत बड़ा और लंबा होता है। उनको लंबे समय के बाद पैसा वापस मिलता है और इसलिए उनकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें मुश्किल में रहती हैं और वो बड़ा निवेश या विस्तार नहीं कर पाते हैं। निर्यात तक भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग के सबसे बड़े ग्राहक, भारत के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े ग्राहक हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करता है निर्यातकों को। निर्यातकों को पैसे की वापसी 120 दिनों में होती है। आमतौर पर 120 दिनों में उन्हें पैसा मिलता है जब वो यहाँ से भारत से बाहर किसी दुनिया के देश में निर्यात करते हैं और वहाँ से पैसा उन्हें वापस आता है। इसलिए उनका कहना है कि जो 45 दिन की शर्त लगा दी गई है, के आधार पर वो काम नहीं कर सकते। अब यहाँ दो अलग अलग कारोबारियों के हित टकरा रहे हैं। सरकार ने अपनी पीएसयूज के लिए भी ये नियम बनाया था कि वो पीएसयूज 45 दिन में छोटे उद्योगों का पैसा वापस करेंगी। हम एक रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं मनी सेंट्रल में इससे पहले कि ज़्यादातर पीएसयूज भी नियम पालन नहीं कर पा रही हैं। वो भी 45 दिन में छोटे उद्योगों के पैसे की वापसी नहीं कर पा रही हैं और इसलिए अब ये दुविधा है जिसमें सरकार को मध्यस्थता करके तय करना होगा कि छोटे उद्योगों को समय पर पैसा मिल जाए और निर्यातकों का कहना है कि उनके पेमेंट्स आने में 120 दिन से ज़्यादा समय लगता है। एचडीएफसी के बॉन्ड्स को अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स का तमगा नहीं मिलेगा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद ऐसा हुआ है। विलय के बाद भी एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से एचडीएफसी के बॉन्ड को इंफ्रा बॉन्ड की पहचान बनाए रखने की मांग की, लेकिन रिजर्व बैंक ने यह मांग नहीं मानी। सर, क्यों मांग की गई, क्यों नहीं मानी, क्या पूरा मामला है? एचडीएफसी लिमिटेड के करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर कोई बैंक इस क्लासिफिकेशन में किसी बॉन्ड को इस व्यवस्था के साथ या इस टैग के साथ किसी बॉन्ड को जारी करता है या हासिल करता है तो उसे अपना जो CRR है उसे मैनेज करने में मदद मिलती है, क्योंकि उसका जो कैश रिजर्व रेशियो और SLR है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। और अब इस बात से पूरी तरह इनकार हो गया है कि इस नए विलय के बाद एचडीएफसी के जो बॉन्ड्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का दर्जा नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में एचडीएफसी बैंक के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है क्योंकि उसको अपने CRR मैनेज करने के लिए अब नए फंड्स की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने बासमती चावल की जिन किस्मों को विकसित किया उनकी खेती गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में हो रही है। ग्लोबल मार्केट में भारत का लोकप्रिय बासमती चावल पूसा बासमती 1121 को पाकिस्तान ने अपने यहाँ PK 1121 के नाम से रजिस्टर किया हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के पूसा 1509 बासमती चावल को पाकिस्तान किसान बासमती नाम से पंजीकृत कराया है। भारत में विकसित बासमती चावल की इन किस्मों को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी GI टैग भी मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान में इसकी खेती हो रही है। सर, क्या पूरा चोरी का मामला है, किस तरीके से ये हो रहा है? ये GI टैग के उल्लंघन का बड़ा मामला है और IARI जो भारत का इंस्टीट्यूट है उसने विस्तार से काफ़ी रिसर्च करके अलग अलग जगह से जानकारी करके ये पूरी व्यवस्था बताई है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की जो प्रमाणित बासमती किस्में हैं जिन्हें टैगिंग मिली हुई है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें कराची की एक कंपनी और लाहौर की एक कंपनी, इनके नाम भी आए हैं जिनके चावल इस ब्रांड से PK ब्रांड से दुनिया के बाजार में बिक रहे हैं, जबकि ये भारत की पूसा बासमती की किस्म है। और इस मामले में जो IRA का कहना है कि उन्होंने कई जगह बाजारों में वीडियोस के जरिए और बाकी जगह ये भी जानकारी इकट्ठी की है कि ये वही किस्में हैं जिन किस्मों का भारत में इस्तेमाल हुआ है। तो ये चोरी से बीजों की आपूर्ति हुई है, भारत से बीज चोरी किए गए हैं और जिन्हें ले जाकर पाकिस्तान में जिनकी खेती की जा रही है। 3 वैरायटीज़ ऐसी पाई गई हैं जिनकी पाकिस्तान में चोरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से कोई भी किस्म जिस पर GI टैग होता है वो जोग्राफिकल लोकेशंस पर आधारित होती है, भौगोलिक लोकेशन पर आधारित होती है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। इस मामले के पीछे जाएं थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि पिछले साल के दौरान जब भारत में कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी और भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी तो भारतीय बाजार का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के निर्यातकों के पास चला गया था। भारत और पाकिस्तान 2 बड़े चावल निर्यातक हैं बाजार में और उसमें उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है। भारत ने बाजार रोका, अपना चावल रोका था और उस बाजार को पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था।
ये माना जा रहा है कि उस बाजार को और मजबूती से हासिल करने के लिए ये पूरी कोशिश की गई है, जिसमें भारतीय किस्मों के बीज चोरी करके उनकी खेती पाकिस्तान में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर ब्रजभूषण सिंगला और नीरज सिंगला की धोखाधड़ी से वित्तीय संस्थानों को 11,446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि भूषण स्टील ने 150 से ज़्यादा शेल कंपनियां बना रखी थीं और इनके जरिए पैसों की हेराफेरी हो रही थी। ईडी को पता चला है कि बैंकों के इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी क्या किया गया। सर, क्या क्या खुलासे हुए? पुराना मामला है, लेकिन अब भूषण स्टील के मामले में ईडी की जांच के नतीजे सामने आने लगे हैं। जिस बात का संदेह था वही था, भूषण स्टील के मालिकों ने अपनी शेल कंपनियां बनाई और उनमें अपना पैसा ट्रांसफर किया। भारत में ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है प्रवर्तकों की। ऐसा हमने और भी कई मामलों में देखा है कि बैंकों से पैसा लिया गया और जिस कंपनी में लगाना था वहाँ नहीं गया और दूसरी अलग अलग कंपनियों में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया और ये राशि अब निकल कर आई है करीब 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर की। ईडी की कार्रवाई में अभी तक कोई बड़ी वसूली नहीं हुई। ईडी ने जो संपत्तियां अटैच की हैं, जो कुर्क की हैं भूषण स्टील की, वो 363.83 करोड़ रुपए की हैं। ईडी ने इससे पहले 61 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी अटैच की थी। लेकिन अगर आप जो अटैच्ड प्रॉपर्टी हैं या जो कुर्क प्रॉपर्टी जिनकी जानकारी ईडी ने दी है, उसकी तुलना में 11,446 करोड़ रुपए के जो लॉसेज हुए हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो नुकसान हुए हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। JSW ग्रुप ने MG मोटर्स के साथ मिलकर देश में एक बार फिर मारुति मूवमेंट शुरू करने की योजना बनाई है। इसके जरिए JSW MG मोटर्स इंडिया 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से हलोल में एक नया प्लांट लगाएगी। कंपनी की योजना हर 3 से 6 महीने के भीतर एक नया इलेक्ट्रिक कार मॉडल पेश करने की है। कंपनी का दावा है कि वो ट्रेडिशनल वाहनों की कीमत पर इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी। देश में 80 के दशक वाला मारुति मूवमेंट दोबारा याद किया जा रहा है। सर, MG की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? भारत में लंबे समय के बाद कोई बड़ा भारतीय घराना ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है। इस पूरे फैसले के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिंदल समूह, जो आमतौर पर स्टील और पावर में सक्रिय है, उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रवेश किया है। आमतौर पर भारतीय घरानों में जो पुराने घराने हैं, टाटा और लेलैंड को छोड़ दें तो भारत के पुराने घरानों का ने पिछले 2 दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे आने में रुचि नहीं ली थी। दूसरी चीज़ ये जो कंपनी है MG मोटर्स, जो कि चीन की कंपनी है, इसके साथ भारत में नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है 5,000 करोड़ रुपए से। इससे करीब 1 दशक पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, जब भारत में एक साथ कई कंपनियों के बड़े प्रोजेक्ट आए थे, जिसमें हुंडई थी, जिसमें दाइवू थी, जिसमें जनरल मोटर्स थी और होंडा थी। उसके बाद फिर कंपनियों के नए संयंत्र आना बंद हो गए थे, उन्हीं में विस्तार योजना हो रही थी। अभी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बनना शुरू हो रहा है। जिंदल और MG मोटर्स का ये उपक्रम भारत के EV मार्केट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को टारगेट करेगा और यहाँ उस सेगमेंट के लिए अपनी कारें, अपने वाहन लॉन्च करेगा। ये माना जा रहा है कि 2030 तक MG और जिंदल का ये जो संयुक्त उपक्रम है, ये बाजार में नई एनर्जी के, न्यू एनर्जी मार्केट में 30% तक हिस्सेदारी हासिल करेगा। ऐसा लक्ष्य कंपनी ने रखा है। हलोल में इसका संयंत्र लगाया जाएगा, जो करीब 1 लाख कारें अपने पहले साल से उत्पादन शुरू करेगा। इसका ऐसा लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। देश में चुनाव आचार संहिता होने के बावजूद ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने अनुमति दे दी है। वेतन में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। पिछले साल भी मार्च के दौरान ही मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ था। सर, कितनी बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी क्या बताती है? बढ़ोतरी तो 5 से 6% के आसपास है और ये नियमित व्यवस्था के तहत होती है। राज्य सरकारें इसमें अपने तरह से लागू करती हैं। पर महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ने की वजह क्या है। तमाम बहसों के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर के आंकड़ों के बाद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तमाम निवेश के बाद, सरकार की तरफ से सीधी स्कीम और मदद पहुंचाने का भी असर हमें मनरेगा की मांग पर नहीं दिखाई दिया। आमतौर पर मनरेगा को जिस व्यवस्था के साथ, जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था, ये क्राइसिस मैनेजमेंट की स्कीम थी, संकट प्रबंधन की स्कीम थी। सूखा है, बाढ़ है, कोई समस्या है और ग्रामीण इलाकों में सामान्य कृषि गतिविधियां या गैर कृषि गतिविधियों से अगर काम और रोजगार नहीं मिलता है तो लोगों को शारीरिक रोजगार, शारीरिक श्रम की व्यवस्था की जाए। 180 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन से ज़्यादा का रोजगार नहीं मिलता था
वेतन भी या मजदूरी की दर भी बाजार में सबसे कम या लोएस्ट थी। लेकिन फिर भी पिछले 10 साल के में अगर आप देखें यार, भारत के आर्थिक विकास दर की तस्वीर देखें और उसकी घोषणाएं और वादे देखें 7%, 8%, तो उसकी तुलना में मनरेगा के लिए न केवल हर साल बजट बढ़ाना पड़ता है, पिछले साल भी सरकार अपने बजट के लक्ष्य में चूकी और नया फंड पिछले साल के लास्ट में जो अनुदान मांगे थी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी, उनमें डालना पड़ा। इस साल भी मनरेगा के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन करना पड़ा अंतरिम बजट में, और अब इसकी मजदूरी भी बढ़ानी पड़ रही है। यह हमें बता रही है कि रूरल डिस्ट्रेस की भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी गहराई से चुनौतियां बनी हुई हैं, और साल पर दर साल सरकारें दर सरकारें बदलती जा रही हैं, पर इसका कोई समाधान रूरल एरिया में वेजेस बढ़ने का और इनकम बढ़ने का कोई समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। एक रिपोर्ट आई जिसमें ये पता चला कि भारत में 2000 की शुरुआत से लगातार आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश के 40% से ज़्यादा संसाधन है, संपत्ति है। वहीं अमीरों की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22% से ज़्यादा हो गई है। सर, और क्या क्या पता चला इस रिपोर्ट से? खासी प्रतिष्ठित रिपोर्ट है। जो लोग अर्थव्यवस्था के मामलों से जुड़े हुए हैं उन्होंने थॉमस पिकेटी का नाम सुना होगा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इनकम इनइक्वलिटी के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ माने जाते हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक इनइक्वलिटी लैब है, जिस लैब का ये पेपर है जो जारी किया, और इस पेपर को थॉमस पिकेटी ने को ऑथर किया है, वो इसके सहायक लेखक हैं। इस में ये बताया गया है कि भारत में अब ऐतिहासिक स्तर पर भारत में आय असमानता का स्तर ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ गया है। जो आंकड़े इससे निकल कर आए हैं उसमें यह पता चला है कि भारत में 2023 में 2022-23 तक के आंकड़े इसमें उपलब्ध हैं। उसके हिसाब से जो टॉप 1% लोगों की इनकम है और जो उनकी वेल्थ है वो अपने हाईएस्ट हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गई है, जबकि जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं उनकी इनका आय असमानता अपने हिस्टोरिक निचले सर्वोच्च स्तर पर है। और इस मामले में साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से कहीं ज़्यादा आर्थिक असमानता अब भारत में दिखाई दे रही है। जो भारत में जो टॉप 1% है उनकी जो संपत्ति है वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और ये आर्थिक असमानता की बेहद चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। सर, चुनाव से ठीक पहले इस रिपोर्ट को कैसे देखा समझा जाए? रिपोर्ट अपने नियमित व्यवस्था पर आई, लेकिन आप सारी बहसों को केंद्र में देखें तो सरकार के लिए इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना और इसे जस्टिफाई करना, इसे काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार का ये रुख रहा है पिछले 10 साल के अंदर कि भारत में बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन सरकार के अपने ही आंकड़े और दूसरे आंकड़े बताते हैं कि भारत में आर्थिक आय असमानता ज़्यादा तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनकी इनकम और आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि ऊपरी स्तर पर हम आपको लगातार बताते रहे कि आय और खपत बढ़ रही है। भारत में कोविड के बाद के शेप रिकवरी काफ़ी गहरी तौर पर दिखाई दी, और अब सरकार की रिपोर्ट्स भी, आरबीआई की रिपोर्ट्स भी धीमे धीमे ये कहना शुरू कर रही हैं कि भारत का बाजार प्रीमियम बाजार की तरफ बढ़ रहा है, सामान्य लोगों की खपत सीमित स्तर पर है। तो अगर उन आंकड़ों को आप पिछले कोविड और कोविड के दौरान के आंकड़ों की रोशनी में देखें तो ये रिपोर्ट लगभग वो बता रही है जो अपने आसपास आप महसूस कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा में देख सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में देख सकते हैं, खपत के आंकड़ों में देख सकते हैं, और उसी बात को ये रिपोर्ट बता रही है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप इसका भारत की नीतियों के संदर्भ में देखें तो शायद आने वाली सरकार को, जो भी सरकार चुनाव के बाद आती है, उसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब सरकारों का इंटरवेंशन सीधे लोगों की आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। किसी न किसी तरह से लोगों की आय और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो यह असमानता फिर और ज़्यादा बड़ी चुनौती बनेगी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है और ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रखा है। फेडरल रिजर्व की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका में महंगाई दर कुछ हद तक ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है, हालांकि ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया गया है और यह भी कहा गया है कि 2024 में ब्याज दरों में कम से कम 3 बार कटौती होगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद शेयर बाजारों में तेजी है, अमेरिकी डॉलर में गिरावट है। डॉलर की गिरावट की वजह से सोना चमक रहा है, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कीमतें $2025 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू चुकी हैं। सर, फेड की बैठक के नतीजे जो आए, कैसे पढ़ा जाए उनको?
फेड की बैठक के नतीजे हालांकि अपेक्षित थे, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई, स्थिरता दिखाई दी। अब इसके बाद फेड की इस बैठक में, क्योंकि एफओएमसी की बैठक से बहुत सारे संकेत निकलते हैं, तो फेड की बैठक से जो आंकड़े और जो तथ्य निकलते हैं वो बाजार के लिए काफ़ी खासे महत्वपूर्ण है। और अब बाजार की निगाह फेड की बैठक से निकलने वाले डॉट चार्ट पर होती है। डॉट चार्ट बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एफओएमसी की तरफ से आता है, जिसके जरिए बाजार में निवेश करने वाले लोग, बैंकर्स और कर्ज लेने वाले लोग ये अंदाज लगा पाते हैं कि इस रोशनी में आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी और बढ़ोतरी की कितनी संभावनाएं दिखाई देती हैं। और इस हिसाब से यह माना जा रहा है कि अब आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है, कटौती की संभावना बनती दिखाई दे रही, लेकिन ये कब तक आएगी इस संदर्भ में अभी स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि डॉट चार्ट को पढ़ने वाले लोग ये भी कहते हैं कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि इसमें जो तस्वीर दिखाई जाती है वास्तविक तस्वीर इसकी उल्टी होती। खासतौर से इसका उदाहरण वो देते हैं कि डॉट चार्ट के हिसाब से आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ब्याज दरों की संभावना 1 से 1.5% थी, पर ब्याज दरें तो बढ़कर अब 4.5 और 4.75% के आसपास आ गई हैं। तो अर्थव्यवस्था की जो अनिश्चितता है वो सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन बाजार पर, बाकी बाजारों पर, गोल्ड के बाजार पर, डॉलर पर, विदेशी मुद्रा बाजार पर, स्टॉक बाजार पर इस फैसले के फेड की बैठक के अलग अलग असर में दिखाई दिए। सर, सोने पर एक टिप्पणी आपके चाहेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में $2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, भारत के बाजार में ₹1000 की तेजी अचानक आ गई। गोल्ड का बाजार किस तरह ट्रेड होता देख रहे हैं आप? फेड की बैठक के बाद जिस बात की संभावना थी, गोल्ड में हमें रिकॉर्ड तेज मजबूती दिखाई दी, बल्कि सोना अपना ऑल टाइम हाई छूकर नीचे आया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। भारत में तो अभी खासी तेजी दिखाई दे रही है। और अब जबकि ब्याज दरों में कटौती की फिलहाल कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई गई, तो डॉलर में कमजोरी के कारण हमें सोने में मजबूती दिखाई दी। और ये बात हम लोग लगातार पिछले कई अपने अलग अलग कार्यक्रमों में कह भी रहे हैं कि सोने में मजबूती की संभावना और ज़्यादा बनी हुई। अब 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर सोने के साथ काम कर रहे हैं। एक तो करेंसी वैल्यूएशन का फैक्टर है, जैसे जितना ब्याज दरों में कटौती को डिले किया जाएगा फेडरल रिजर्व की तरफ से, जितनी देरी की जाएगी, सोने की मजबूती उतनी ही मजबूत होती दिखाई देगी। इसके साथ सेंट्रल बैंक्स की खरीद, दुनिया के केंद्रीय बैंकों की खरीद अबाध रूप से जारी है। वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर हो गए हैं और उनकी बाइंग के कारण बाजार में सोने की मांग लगातार बनी हुई है। और इसलिए आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में फिर नया रिकॉर्ड बनाया सोने की कीमत ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोना हालांकि $2223 प्रति औंस की कीमत से थोड़ा नीचे आया, लेकिन जो नीचे का लेवल था $2200 का, उसे उसने डिफेंड किया, यानी उससे नीचे नहीं गया। और यह माना जा रहा है, आउटलुक यही है कि $2200 प्रति औंस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसपास सोने की कीमतें बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को सेबी से राहत मिली है। बाजार नियामक सेबी ने बंबई हाईकोर्ट से कहा है कि वे फंड की हेराफेरी मामले में सुभाष चंद्रा को दिए गए सम्मन पर 3 सप्ताह तक कोई कार्रवाई ना करें। सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सम्मन को चुनौती दी थी। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड पैसा जुटाने के लिए जापान के बैंकों से बातचीत कर रही है। इंडसइंड इंटरनेशनल 27 मई से पहले 8,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। दिवाला कोर्ट ने इस सौदे को पूरा करने के लिए 27 मई की तारीख तय की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। ये बैठकें ऐसे समय पर हो रही हैं जब इंडस्ट्री की ओर से ब्याज दरों में कटौती की मांग की जा रही है और शेयर बाजार में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% के स्तर पर कायम रखा है। सेबी ने उन ऑफशोर फंड्स को निवेशकों की जानकारी देने पर छूट दे दी है जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 50% या इससे ज़्यादा हिस्सा किसी कंपनी या ग्रुप कंपनी में निवेश किया हुआ है। पिछले साल सेबी ने ऑफशोर फंड से ग्रुप कंपनी में अपना 50% संपत्ति और भारतीय इक्विटी मार्केट में 250 अरब रुपए से ज़्यादा के निवेश का खुलासा करने के लिए कहा था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ये 2 बैठकें महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की वित्त मंत्री के साथ बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले हुई, जो कि एक रवायती पारंपरिक बैठक है, जिसमें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर इस कमेटी की बैठक से पूर्व आरबीआई सरकार से बात करते हैं, वित्त मंत्री से बात करते हैं। संभावनाएं इस बात की हैं कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में स्टांस जो पिछली बार बैठक में थोड़ा सॉफ्ट था, उसे और सॉफ्ट किया जाएगा। कटौती की गुंजाइश फिलहाल इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि
ठीक इस बैठक से पहले जो रिजर्व बैंक का पोजीशन पेपर आया, जो उसकी तरफ से आकलन पेश किया गया, उस हिसाब से खाद्य महंगाई ये भी चुनौती बनी हुई है। तो आरबीआई गवर्नर तत्काल किसी कटौती की घोषणा करेंगे, इस बात की संभावनाएं कम है, लेकिन जो रुख हमने लगभग फेडरल रिजर्व की बैठक में देखा वैसा ही रुख बने रहने की संभावना है। दूसरी बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण थी सेबी की चेयरमैन की, जो कि अलग हुई वित्त मंत्री के साथ। सेबी कई सारे बड़े फैसले ले रहा है बाजार में, आईपीओ की दृष्टि से, स्मॉल कैप कंपनीज के में जो फ्रॉथ बन रहा है, जो बबल बन रहा है, उसे रोकने के लिए। तो इन बैठकों से कोई नतीजे निकल कर आएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तीनों रेगुलेटर्स के बीच में उलझी हुई हैं शुभम। जैसे भारत में फिनटेक के लिए रेगुलेशंस कैसे किए जाएं, ये मामले तीनों रेगुलेटर्स के बीच में उलझे हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ आरबीआई है और तीसरी तरफ सेबी है। और अभी हमने पेटीएम का पूरा मामला सामने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर सख्ती के बाद आने वाले समय में कर्ज को कितना आसान बनाया जा पाएगा, ये भी मुश्किल है। ये सारी चीज़ें भी एजेंडे में हैं, जिसमें कि भारत के तीनों नियामकों को बैठकर एक साथ फैसला लेना है। लेकिन चूंकि एक नियामक चुनाव में जा रहा है, तो इसलिए इन बैठकों में के कोई बड़े नतीजे फिलहाल शायद नहीं निकलेंगे। चुनाव के बाद हमें पता चलेगा कि हमें वित्तीय सुधारों का कोई अगला एक और चरण दिखेगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार है, जैसा ही रंगो रूप